ठीक है, अपनी वीडियो है डेडिकेटेड क्लास 12 फिजिक्स के लिए इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस फॉर सीजी बोर्ड एग्जाम। ठीक, इस पर डिस्कशन चालू करेंगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस कौन से चैप्टर्स चालू करेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। ठीक, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मुझे जो लगता है कि सबसे ज्यादा हाईली प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन है वो आ सकते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल से। इलेक्ट्रिक डाइपोल से, डाइपोल के अंदर बहुत सारे थ्योरीज है। दूसरा आ सकता है गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशंस। ठीक, तो फिलहाल में सबसे पहले ये दो टॉपिक्स अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? टू चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एंड opposite polarity separated by small distance। ठीक, आपके पास दो चार्ज होते हैं, एक हो गया प्लस क्यू, एक हो गया माइनस क्यू, और दोनों के बीच में एक छोटा सा डिस्टेंस होता है। इसको अपन क्या लिखते हैं? 2a। इनका एक सेंटर होता है, सेंटर से दोनों ही चार्जेस का डिस्टेंस कितना होता है? a और a। ठीक, इसमें एक क्वांटिटी पढ़ते हैं सबसे पहले, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या पढ़ते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन डाइपोल चार्जेस। ठीक, तो डाइपोल मोमेंट किससे डिनोट करते हैं? P से। ये एक वेक्टर क्वांटिटी जिसको हम लोग लिखेंगे क्या? P इक्वल टू Q इंटू 2a, और इसका जो डायरेक्शन होगा वो कहां से कहां होगा? नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। ठीक, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ इसका जो होगा वो क्या होगा? डाइपोल मोमेंट। ठीक, तो सबसे पहला प्रॉपर्टी ये हो गया। अगला प्रॉपर्टी इसका अपन लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन। तो माइनस चार्ज और ये हो गया प्लस चार्ज। सेंटर से एक डिस्टेंस ले लेते हैं r। कितना डिस्टेंस ले लेते हैं? r। दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस क्या है? 2a, और सेंटर से एक चार्ज का डिस्टेंस कितना है? a। ठीक, तो अपने को इस p पॉइंट पे क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, तो p पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम लोग दोनों ही चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग निकालेंगे। ठीक, तो ये डिस्टेंस r है और ये डिस्टेंस क्या है? a। तो पॉजिटिव चार्ज से p पॉइंट का डिस्टेंस कितना हो गया? r माइनस a। जबकि नेगेटिव चार्ज से p पॉइंट का डिस्टेंस क्या हो गया? r प्लस a। ठीक, तो दो लिखेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज के कारण आप क्या लिखोगे? KQ अपॉन डिस्टेंस कितना है? r माइनस a का स्क्वायर, और ये इसके तरफ किधर फील्ड लगाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में होगा। इसी की जगह नेगेटिव चार्ज इस पे पुलिंग फील्ड लगाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इस डायरेक्शन में होगा। प्लस k चार्ज का वैल्यू माइनस Q अपॉन r प्लस a का स्क्वायर। ठीक, तो KQ बाय r माइनस a का स्क्वायर माइनस KQ अपॉन r प्लस a का स्क्वायर। ठीक, यहां से दोनों में से अपन क्या कॉमन कर देते हैं? k और q कॉमन कर देते हैं। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? 1 अपॉन r माइनस a का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन r प्लस a का स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे KQ दोनों का एलसीएम कर देते हैं। एलसीएम करोगे तो क्या वैल्यू आएगी? r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, a माइनस b, a प्लस b, और इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। ठीक, इस साइड ऊपर क्या आ जाएगा? r प्लस a का स्क्वायर, इस साइड ऊपर क्या आ जाएगा? r माइनस a का स्क्वायर। ठीक, तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E नेट
तो ई नेट का जो वैल्यू आएगा वो आएगा के क्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2RA माइनस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2RA अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, अब यहां देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर सब्सट्रैक्ट हो गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर सब्सट्रैक्ट हो गया, बचा क्या? ई नेट इक्वल टू के क्यू इंटू यहां बचा 2RA माइनस माइनस प्लस 2RA अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू आया यहां से, इधर लिख रहे ना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू आया वो आया के क्यू इंटू 4RA अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, अब ये 4RA को हम लोग क्या लिख लेते हैं? के क्यू इंटू 2A, के क्यू इंटू 2A इंटू 2R अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा, अभी भी पढ़े तो तुमने डाइपोल मोमेंट Q इंटू 2A क्या कहलाता है? डाइपोल मोमेंट कहलाता है। ठीक, तो K इंटू P इंटू 2R अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्या लिखे? होल स्क्वायर। तो यहां नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या आया? 2KPR अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। यह आ गया आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, 2KPR अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसमें थोड़ा और मॉडिफिकेशन करेंगे। मॉडिफिकेशन ये है कि R जो है वो वेरी वेरी ग्रेटर देन क्या हो जाए? A। तो यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का वैल्यू लगभग लगभग किसके बराबर हो जाएगा? आर स्क्वायर के। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ जाएगा 2KPR अपॉन आर स्क्वायर का क्या? होल स्क्वायर। तो ये हो गया 2KPR अपॉन आर पावर 4। आर से एक आर कैंसल हो गया, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और फॉर्मूला आया 2KP डिवाइडेड बाय आर क्यूब। लेकिन ये कब है? when distance is very very greater than distance between the charges। अगर नहीं है तो ये लिखेंगे 2KPR अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये दो फॉर्मूले निकाले आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब इसी डाइपोल का हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे कहां पे? इसको आराम से अगर आप चाहें तो पॉज कर करके लिखते चलें। ठीक, अगला निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट इक्विटोरियल पोजीशन। इक्विटोरियल पोजीशन किसको बोलेंगे? एक हो गया हमारे पास पॉजिटिव चार्ज और एक हो गया हमारे पास नेगेटिव चार्ज। ठीक, इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन ये है। तो सेंटर से अगर आप ऊपर की तरफ उठें, कितने डिस्टेंस? R। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट P को क्या बोलते हैं? इक्विटोरियल पोजीशन। अच्छा, एक साइड डिस्टेंस कितना हो जाएगा? A, दूसरे साइड भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा? A। ठीक, अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी पॉजिटिव चार्ज से, वो क्या किधर होगी? लाइन ज्वाइनिंग में होगी, तो ये होगी अवे फ्रॉम P। ठीक, पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो पुशिंग होती है, जबकि नेगेटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कैसी होती है? पुलिंग नेचर की होती है। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड पुलिंग नेचर की बना देते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक, तो ये इसका वैल्यू भी E होगा और इसका वैल्यू भी क्या होगा? E, क्योंकि ये दोनों ही चार्जेस का जो डिस्टेंस है वो क्या आएगा? सेम आएगा। ये जो डिस्टेंस आएगा बिटवीन पॉइंट P एंड चार्ज Q, ये क्या आ जाएगा? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट, इधर भी क्या आ जाएगा? रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। तो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। दोनों का ही जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो क्या रहेगा? सेम, क्योंकि E का वैल्यू क्या आएगा? के क्यू अपॉन डिस्टेंस है रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या? होल स्क्वायर। तो क्या आएगा? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर।
ठीक, ये आ गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। लेट से यहां पे जो एंगल बन रहा है ये एंगल है थीटा। कितना एंगल है? थीटा। तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा। ये एंगल भी क्या होगा? थीटा। ठीक, तो एक ऊपर एंगल बना और एक नीचे एंगल बना। ई और ई दोनों के बीच में लाइन पास हुई, ये एंगल हो गया थीटा और ये एंगल भी हो गया थीटा। इधर डायरेक्शन आया ई का कॉस थीटा और इसका भी आया ई का कॉस थीटा। इधर आया ई का साइन थीटा, इधर भी आया ई का साइन थीटा। तो इन वाई डायरेक्शन ई नेट का जो वैल्यू आया वो क्या आया? ई साइन थीटा माइनस ई साइन थीटा। तो ये हो गया 0। ठीक, इन एक्स डायरेक्शन दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव डायरेक्शन में, तो ई नेट इक्वल टू माइनस ई कॉस थीटा माइनस ई कॉस थीटा, क्योंकि दोनों ही नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। देखो ये नेट डायरेक्शन ई नेट। वाई डायरेक्शन में तो 0 हो गया, एक्स डायरेक्शन में क्या आ गया? -2e कॉस थीटा। ठीक, ई का वैल्यू पुट करा देते हैं, आया -2e का वैल्यू क्या? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और कॉस थीटा का वैल्यू यहां ट्राइंगल के ज्योमेट्री से निकाल लेते हैं। ठीक है, ये बना हमारा ट्राइंगल, ये डिस्टेंस है r, ये डिस्टेंस है √r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और यहां पे साइड है a, ये एंगल है थीटा। कॉस थीटा का वैल्यू क्या आएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या? a अपॉन √r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहां नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आया माइनस के क्यू इंटू 2a अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर क्या? 3/2। अच्छा, क्यू इंटू 2a क्या हो गया आपका? डाइपोल मोमेंट। ठीक, तो यहां नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहां पे कितना आया? ई नेट इक्वल टू माइनस के पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2। माइनस के पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2, यह आ गया आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, अच्छा यहां पे भी अब फिर अजम्पशन लगाएंगे कि r जो है वो वेरी वेरी ग्रेटर देन क्या है? a। तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को अपन क्या अज्यूम कर देंगे? आर स्क्वायर। तो ई नेट का यहां से जो वैल्यू आएगा वो आएगा माइनस के पी अपॉन आर स्क्वायर पावर 3/2। 2 से 2 क्या हो गया? कैंसल हो गया। तो यहां वैल्यू क्या आया? माइनस के पी डिवाइडेड बाय आर पावर 3। तो यहां नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आया माइनस के पी बाय आर का क्यूब। ठीक, यानी कि जो फील्ड रहेगी वो नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन में रहेगी। फील्ड इज इन डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज और अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। ठीक, तो दो फॉर्मूले यहां भी सीखे, माइनस के पी बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2 या फिर माइनस के पी बाय आर क्यूब। तो ये दो फॉर्मूले हो गए किसके लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन। अच्छा, किसी भी एक रैंडम पोजीशन के लिए भी आप याद रखिए कि एक अगर पॉजिटिव चार्ज है, एक अगर नेगेटिव चार्ज है, ये दोनों डाइपोल बनाए हुए हैं और इससे आर डिस्टेंस पे, ये याद रखने के लिए बस, आर डिस्टेंस पे अगर आपको फील्ड बतानी है कितने एंगल पे? थीटा एंगल पे। तो यहां फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इक्वल टू के पी बाय आर क्यूब √1 + 3 कॉस स्क्वायर थीटा। क्या फॉर्मूला होता है? के पी बाय आर क्यूब √1 + 3 कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा कौन सा एंगल होता है? डाइपोल मोमेंट और जो रेडियस वेक्टर है वो दोनों के बीच का एंगल। ठीक,
ये हो गए दो प्रॉपर्टीज। अच्छा, तीसरी प्रॉपर्टी निकालेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन। ठीक, तो एक चार्ज हो गया नेगेटिव, एक चार्ज हो गया पॉजिटिव, और ये डिस्टेंस हो गया, पॉइंट हो गया P। अच्छा, सेंटर से फिर से, सेंटर से डिस्टेंस कितना लेंगे, R। एक चार्ज से डिस्टेंस, एक चार्ज का सेंटर से डिस्टेंस A, दूसरे चार्ज का भी सेंटर से डिस्टेंस A। तो पहले चार्ज के लिए जो P पॉइंट का डिस्टेंस है वो क्या हो गया, R माइनस A, और दूसरे चार्ज के लिए P पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया, R प्लस A। ठीक, तो पहला लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, क्या लिखोगे, के क्यू डिवाइडेड बाय आर माइनस ए, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज क्या लिखोगे, के माइनस क्यू अपॉन आर प्लस ए। क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाय डिस्टेंस, के क्यू बाय डी लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि आर यूज कर चुके हैं, तो के क्यू बाय आर माइनस ए और के क्यू बाय आर प्लस ए। तो नेट वोल्टेज जो आएगा वो क्या होगा, V प्लस क्यू प्लस V माइनस क्यू। V प्लस क्यू का वैल्यू क्या आया, के क्यू बाय आर माइनस ए प्लस के माइनस क्यू अपॉन आर प्लस ए। ठीक, तो के क्यू बाय आर माइनस ए माइनस के क्यू बाय आर प्लस ए। के क्यू को कर दिए कॉमन, क्या बचा, 1 अपॉन आर माइनस ए माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए। आर प्लस ए इधर गया तो के क्यू आर प्लस ए माइनस ए अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आर से आर क्या हो गया, सब्सट्रैक्ट हो गया, ए माइनस माइनस ए, ये कितना हो जाएगा, V इक्वल टू के क्यू इंटू ए प्लस ए अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो V का वैल्यू क्या आया, के क्यू इंटू टू ए अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्यू इंटू टू ए क्या हो गया, डाइपोल मोमेंट। तो V का वैल्यू क्या आया, के पी अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फिर यहां असम्पशन लगाएंगे कि R वेरी वेरी ग्रेटर देन A, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का वैल्यू लगभग क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। ठीक, तो यहां से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सिस का फॉर्मूला आया के पी बाय आर का स्क्वायर। यह है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एक्सिस। ठीक, अच्छा, ये बस जानकारी के लिए एक फॉर्मूला भी बता दे रहा हूं, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, सेंटर से किसी भी एंगल पे कोई भी डिस्टेंस हो r, और एंगल क्या हो, थीटा। तो इस पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आता है वो आता है के पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। ये भी याद रख लेना, एट एनी पॉइंट P इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। ठीक, आगे बढ़ते हैं, चलो लगातार भागते जाएंगे अभी। ठीक है, ये हो गया तीन प्रॉपर्टीज। अब इसके बाद निकालेंगे क्या, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, तो आपके पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें आपने एक डाइपोल रख दिया है, कितने एंगल पे, लेट से थीटा एंगल पे। ये हो गया इसका नेगेटिव चार्ज और ये हो गया इसका पॉजिटिव चार्ज। ठीक, ये दोनों को जोड़ती हुई लाइन हो गई। तो आपको यहां बताना है कि इस पर टॉर्क कितना लगेगा। ठीक है, तो ये भी आपका सीजी बोर्ड का क्वेश्चन आता है, कैलकुलेट टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन केप्ट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, F बाय Q। तो यहां फोर्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, Q इंटू E। ठीक, अब
जो पॉजिटिव चार्ज है उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो F प्लस क्यू का वैल्यू क्या आया, प्लस क्यू इंटू ई, और जो नेगेटिव चार्ज है उस पे पुलिंग फोर्स लगेगा, तो F माइनस क्यू इक्वल टू माइनस क्यू इंटू ई। तो अगर आप नेट फोर्स की बात करोगे तो क्या लिखोगे, F प्लस क्यू प्लस F माइनस क्यू, तो प्लस क्यू ई माइनस क्यू ई, नेट इलेक्ट्रिक फोर्स कितना हो गया, 0। पहली चीज ये याद रखेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फोर्स on a dipole in uniform electric field is 0। ठीक, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक डाइपोल पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना होता है, 0। ठीक, अब बात करते हैं नेट टॉर्क की। घूमेगा ये डाइपोल किसके अबाउट, अपने सेंटर के अबाउट, तो लेट से इसका नाम रख देते हैं O। ठीक, और इस जो डाइपोल है, डाइपोल का जो डाइपोल मूवमेंट है वो किस डायरेक्शन में रहेगा, नेगेटिव से पॉजिटिव के डायरेक्शन में। तो यहां पे डाइपोल और एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच जो एंगल है वो क्या है, थीटा। एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज थीटा। ठीक, तो वी विल कैलकुलेशन ऑफ टॉर्क अबाउट सेंटर। ठीक है, तो सेंटर से जो पॉजिटिव चार्ज है उस पे फोर्स कितना लगा, क्यू ई, तो टॉर्क ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज का वैल्यू क्या लिखोगे, R1 क्रॉस F1, क्या लिखोगे, R1 क्रॉस F1। इसको ओपन करोगे तो क्या आएगा, R1 F1 साइन थीटा। अब देखो सेंटर से जो डिस्टेंस है पॉजिटिव चार्ज का उसका नाम रख देते हैं O से, ये हो गया A, क्या लिख दिए, O से A, तो OA इंटू F1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, QE इंटू क्या, साइन थीटा। अब याद करो सेंटर से पॉजिटिव चार्ज तक का डिस्टेंस जो होगा OA, उसका वैल्यू क्या होगा, A, क्या होगा, A, क्योंकि जो टोटल डिस्टेंस रहता था दोनों चार्ज के बीच वो क्या होता था, 2A, तो सेंटर से किसी भी एक चार्ज का डिस्टेंस क्या हो गया, A। ठीक, तो क्या आया, A इंटू QE साइन थीटा। ठीक, अच्छा अब इसका रोटेशनल सेंस देखो, जो रोटेशनल सेंस है वो कैसा है, क्लॉकवाइज, तो इसका जो टॉर्क लिखे वो कैसा लिखे, पॉजिटिव। दूसरा लिखेंगे टॉर्क ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इक्वल टू R2 क्रॉस F2। ठीक, तो R2 F2 साइन थीटा। अच्छा, O से नेगेटिव चार्ज की डिस्टेंस कितना हो गया, B, तो OB इंटू F2 का वैल्यू भी क्या, QE, साथ में क्या, साइन थीटा। OB का वैल्यू भी क्या आया, A इंटू QE साइन थीटा। ठीक, तो यहां पे जो नेट टॉर्क आया उसका वैल्यू क्या लिखोगे, टॉर्क पॉजिटिव चार्ज प्लस टॉर्क नेगेटिव चार्ज। टॉर्क पॉजिटिव चार्ज का वैल्यू क्या आया, Q इंटू A इंटू E साइन थीटा, और टॉर्क नेगेटिव चार्ज का वैल्यू क्या आया, Q इंटू A इंटू E साइन थीटा। ठीक, तो ये दोनों को ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 2Q इंटू A इंटू E साइन थीटा। 2 को अंदर भेज देते हैं तो क्या आ गया, Q इंटू 2A इंटू E साइन थीटा। अब ये देखो Q इंटू 2A को क्या लिख देते हैं, डाइपोल मोमेंट, क्या लिख देते हैं, डाइपोल मोमेंट, इंटू E का क्या लिखे, साइन थीटा। तो यहां नेट टॉर्क का वैल्यू क्या आया, नेट टॉर्क ऑन डाइपोल इक्वल टू PE साइन थीटा और P क्रॉस E, डाइपोल मोमेंट क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, और जो थीटा है वो क्या है, एंगल बिटवीन
डाइपोल मोमेंट एंड फील्ड। ठीक, ये आ गया नेट टॉर्क। अगला लिखते हैं, वर्क डन टू रोटेट an electric dipole from angle θ1 to angle θ2। ठीक, तो क्या लिखेंगे वर्क डन का फॉर्मूला, dw इक्वल टू टाउ डी थीटा। ठीक, कितने एंगल से घुमाना चालू किए, पहले एंगल था θ1, ये हो गया अपना इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया आपका नेगेटिव चार्ज, इधर हो गया आपका पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इधर बनेगा। तो पहले एंगल रहा होगा मान लो θ1, बाद में इसको घुमा के एंगल कितना कर दिए θ2, तो θ1 से θ2 तक घुमाना है। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, टाउ डी थीटा। तो dw का वैल्यू, अभी देखो टॉर्क का वैल्यू निकाले, क्या निकाले, PE साइन थीटा डी थीटा। दोनों साइड क्या करके देंगे, इंटीग्रेशन, दोनों साइड क्या करके देंगे, इंटीग्रेशन। तो dw का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, w, PE बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन किसका होगा, साइन थीटा डी थीटा का। तो w इक्वल टू आया PE साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। ठीक, अब इसमें लिमिट पुट करा देंगे, कहां से कहां तक, θ1 से θ2 तक। तो W का जो वैल्यू आया वो आया PE माइनस कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो वर्क का फॉर्मूला क्या आया, PE माइनस कॉस θ2 प्लस कॉस θ1। तो यहां फाइनल वर्क डन टू रोटेट अ डाइपोल आया, वर्क डन टू रोटेट अ डाइपोल फ्रॉम θ1 टू θ2 का वैल्यू आया W इक्वल टू PE cos θ1 माइनस cos θ2। ठीक ठीक, आगे चलो, आगे बात करते हैं भाई। इसके बाद अपन डिस्कस करना जाएंगे, ये हो गए डाइपोल की जितनी प्रॉपर्टीज हो सकती थी सारी की सारी डिस्कस कर दी है। डाइपोल में भाई कोई तुमको एक क्वेश्चन देखने मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। और सिमिलर प्रॉपर्टीज मैग्नेटिक डाइपोल की रहती है, तो बस जहां जहां पे P है वहां वहां क्या हो जाएगा M, और जहां जहां E है वहां वहां क्या हो जाएगा B। किसके केस में, इन केस ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक ठीक, आगे बात करना चालू करते हैं। अगला लिखेंगे क्या, गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या लिखते हैं, फ्लक्स पासिंग थ्रू a closed surface is equal to ratio of charge enclosed inside the surface and permittivity। ठीक, और ये फ्लक्स कौन सा फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक, गॉस थ्योरम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक, अच्छा यहां पे कुछ लोगों को डाउट आ रहा होगा कि फ्लक्स क्या होता है। फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ सरफेस एरिया परपेंडिकुलर टू इट। ठीक, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी हो, कांस्टेंट हो,
तो अपन फॉर्मूला क्या लिखते हैं, फ्लक्स इक्वल टू ई डॉट एस। ठीक, इफ फील्ड इज वेरिएबल, ये हो गया केस नंबर 1। कौन सा केस, केस 1। इफ फील्ड इज वेरिएबल तो हम लोग लिखते हैं डी फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस, दोनों साइड क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। ठीक, ये अपना फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। अच्छा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट क्या हो जाती है, यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट न्यूटन पर कूलम इनटू एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। एस मतलब क्या है आप लोग याद रखिएगा, सरफेस एरिया वेक्टर। क्या है, सरफेस एरिया वेक्टर। एस क्या है, सरफेस एरिया वेक्टर। और ये प्रॉपर्टी याद रखेंगे, सरफेस एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सरफेस एरिया वेक्टर is always perpendicular to surface। ठीक, और E फॉर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। ठीक, इन दोनों के बीच जो एंगल रहता है उसको किससे डिनोट करते हैं, थीटा से। तो यहां फ्लक्स का जो वैल्यू आता है वो ओपन हो क्या आता है, ई एस कॉस थीटा। ठीक, कुछ जगह ये भी देखने मिलेगा। और अब गॉस थ्योरम का पूरा फॉर्मूला भी लिख देते हैं। गॉस थ्योरम का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू क्या है, नेट चार्ज इनसाइड द सरफेस। जैसे कि ये मान लो गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस एक कैसी होती है, इमेजिनरी सरफेस। ठीक, इसके अंदर मान लो 3 चार्जेस हैं, Q1 प्लस Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 ऐसे। तो ये ओवरऑल सरफेस के अंदर जो नेट चार्ज इनसाइड है उसका वैल्यू क्या लिखोगे, Q1 माइनस Q2 प्लस Q3। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम जो नेट फ्लक्स लिखोगे इस सरफेस से आता हुआ उसका वैल्यू क्या लिखोगे, Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक, क्या लिखोगे, Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू लिखोगे नेट फ्लक्स का। ठीक, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। अब गॉस थ्योरम को प्रूफ करने की बात आती है। ठीक, सबसे पहला प्रूफ गॉस थ्योरम। तो क्या करोगे, अज्यूम अ पॉइंट चार्ज Q। सबसे पहला स्टेप, अज्यूम अ पॉइंट चार्ज Q। एक पॉइंट चार्ज Q अज्यूम किया हमने। ठीक, इसके बाद सेकंड, ड्रॉ अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस R अराउंड इट। ठीक, एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस अज्यूम की उसके इर्द गिर्द। ठीक, और चार्ज को उसके कहा माना, सेंटर पे। इसका जो रेडियस है वो क्या है, R। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस R फ्रॉम द चार्ज का वैल्यू क्या लिखोगे, E इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। क्या लिखोगे, E इक्वल टू के क्यू बाय R स्क्वायर। ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एरिया वेक्टर अगर देखोगे तो किसी भी स्फीयर का एरिया वेक्टर हमेशा उसके सरफेस के क्या होगा, परपेंडिकुलर। ठीक, एरिया
vector of surface of sphere is always perpendicular to it and is parallel to radius vector वेक्टर। क्योंकि हम लोग जानते हैं किसी भी सर्कल का जो रेडियस होता है वो उसके क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो जिस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर है उसी डायरेक्शन में इसकी क्या बन रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो क्या है, जीरो, क्योंकि क्या दिया गया है, पैरेलल। ठीक, तो एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड फील्ड इज जीरो। ठीक, तो यहां से आप फ्लक्स का वैल्यू क्या लिखोगे, फ्लक्स इक्वल टू ई डॉट एस। ठीक, ई डॉट डी एस लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। डी फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस, एक स्टेप बढ़ा देंगे। ई का वैल्यू क्या है, के क्यू बाय आर स्क्वायर डी फाई, और ये जो स्फीयर है इसका जो इसके साथ एंगल बना वो कितना बना, कॉस जीरो, तो ये भी हट गया। तो डी फाई का वैल्यू क्या आया, के क्यू बाय आर स्क्वायर डी एस। दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दिए। डी फाई का इंटीग्रेशन क्या हो गया, फाई, तो क्या आया, के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू टोटल एरिया ऑफ द स्फीयर। ये क्या हो गया, टोटल एरिया ऑफ द स्फीयर। टोटल एरिया ऑफ द स्फीयर क्या होता है, 4 पाई आर का स्क्वायर। तो यहां से फ्लक्स का वैल्यू क्या आया, के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर का स्क्वायर। यहां से आर स्क्वायर और आर स्क्वायर क्या हो गए, कैंसल हो गए। तो यहां से फ्लक्स का वैल्यू आपको क्या मिला, के क्यू इंटू 4 पाई। के का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई क्या हो गया, कैंसल। तो यहां से फ्लक्स का वैल्यू क्या आया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और गॉस थ्योरम में हमने यही बोला था कि नेट फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ अ सरफेस इज इक्वल टू चार्ज इनसाइड द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो ये सबसे पहला प्रूफ हुआ किसके लिए, गॉस थ्योरम के लिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। गॉस थ्योरम के बाद क्या लिखेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। अब इसी का उल्टा काम करेंगे। पहले वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज करके फ्लक्स निकाले, अब फ्लक्स का यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नंबर 1 पॉइंट चार्ज, नंबर 2 लाइन चार्ज, और नंबर 3 शीट लाइक चार्ज। ठीक, सबसे पहले पॉइंट चार्ज के लिए निकालेंगे। पॉइंट चार्ज के लिए बहुत सिंपल है, तो एक पॉइंट चार्ज है Q, इससे आपको r डिस्टेंस पे क्या कैलकुलेट करके देना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, तो इसका क्वेश्चन क्या लिखेंगे, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज at distance r from it, at distance r from it using Gauss theorem। ये क्वेश्चन लिखा मिलेगा तुमको। ठीक, तो यहां पे आपके पास एक पॉइंट चार्ज है Q, इससे r डिस्टेंस पे आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इससे r डिस्टेंस पे हम लोग क्या अज्यूम करेंगे, स्टेप 1। स्टेप 1, अज्यूम अ गॉसियन सरफेस, गॉसियन
सरफेस कैसे शेप का, स्फेरिकल, ऑफ रेडियस आर अराउंड द चार्ज। ठीक है, एक गॉसियन सरफेस इमेजिन किए किसके अराउंड, चार्ज के अराउंड, जिसका रेडियस कितना है, आर। ठीक, स्टेप 2, यूज गॉस थ्योरम, फ्लक्स थ्रू द सरफेस, फ्लक्स थ्रू द सरफेस फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, ये हो गया आपका, लिखा गया आपका गॉस थ्योरम। स्टेप 3, राइट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ठीक, तो फ्लक्स का वैल्यू क्या लिखोगे आप, E डॉट एस। ठीक, तो स्फीयर के लिए अभी भी देखे थे कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसी डायरेक्शन में एरिया वेक्टर भी होता है, तो दोनों के बीच में एंगल क्या आ जाता है, E S cos 0। ठीक, तो फ्लक्स का वैल्यू क्या हो गया, E इंटू एस। तो एक इक्वेशन ये हो गई और एक इक्वेशन ये हो गई। ठीक, स्टेप 4, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या कर देंगे बराबर, तो क्या लिखेंगे, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू E इंटू एस। अपने को कैलकुलेट करना था इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एस को यहां नीचे ट्रांसपोज कर दिए, तो E का वैल्यू आया Q अपॉन एस इंटू एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, एस क्या था, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो E का वैल्यू आया Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। E का वैल्यू क्या आया, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर का स्क्वायर। ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक, अच्छा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख देते, के क्यू डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। ठीक, ये हो गया तुम्हारा आंसर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, यहां पे एक क्वेश्चन ये भी उठता है, लाइन चार्ज के केस में लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है, तो एक शब्द सुनने मिलेगा तुमको, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक, इसको अपन डिनोट करते हैं किससे, लैम्डा से। इसका वैल्यू क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। यूनिट क्या होती है, कूलम्ब पर मीटर। ठीक, लैम्डा का वैल्यू Q बाय L और यूनिट क्या, कूलम्ब पर मीटर। अब इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। ठीक, एक लॉन्ग चार्ज मान लेंगे, ठीक, ये क्या है, इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विथ चार्ज डेंसिटी लैम्डा। ठीक, अब इसके लिए फिर से स्टेप 1, assume a Gaussian सरफेस। एक गॉसियन सरफेस अज्यूम करेंगे
इस बार गॉसियन सरफेस का जो शेप होगा वो कैसा होगा, सिलेंड्रिकल होगा। कैसा होगा, सिलेंड्रिकल होगा। ठीक, तो शेप क्या रख देते हैं, सिलेंड्रिकल। ठीक, यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर रेडियली आउटवर्ड्स फ्रॉम द लाइन चार्ज। लाइन चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कैसे बाहर निकलती है, रेडियली आउटवर्ड्स। ठीक, तो अगर रेडियली आउटवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं तो ये जो ऊपर का सरफेस है और नीचे का सरफेस है, इससे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस नहीं करेगी, या फिर करेगी भी तो इसके कैसे हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी सरफेस के। जबकि इसका जो सरफेस एरिया वेक्टर आएगा, सरफेस एरिया वेक्टर नंबर 1, ये जो रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के क्या हो गया, परपेंडिकुलर। सरफेस एरिया 2, ये कर्व सरफेस है तो ये किसके साथ रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में रहेगी। यहां पे देखो ये क्या हो गई, परपेंडिकुलर टू फील्ड लाइंस। ठीक, ये क्या हो गया, पैरेलल टू फील्ड लाइंस। तीसरा सरफेस कहां बनेगा, नीचे, S3। ये भी क्या हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे जाएगी, इधर जाएगी, रेडियली आउटवर्ड रहेगी। तो दोनों के बीच में एंगल कितना बना, ये भी क्या हुआ, परपेंडिकुलर टू फील्ड लाइंस। तो यहां टोटल कितने सरफेस थे, 3। तो यहां पे फिर अप्लाई करेंगे क्या, स्टेप 2, अप्लाई गॉस थ्योरम। नेट फ्लक्स इक्वल टू क्या लिखोगे, नेट चार्ज इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब नेट चार्ज निकालने में इस डेफिनेशन का रूल आएगा कि जो तुम्हारा सिलेंडर है, तुमने कितने लेंथ का माना है, लेंथ ऑफ द सिलेंडर इज L। तुमने क्या माना है, लेंथ ऑफ सिलेंडर इज L। L इज लेंथ ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो Q बाय L का वैल्यू क्या था, लैम्डा। ठीक, तो यहां से Q का वैल्यू क्या आ गया, लैम्डा इंटू L। तो ये आ गया नेट चार्ज इनसाइड, नेट चार्ज इनसाइड। ठीक, तो फ्लक्स नेट का वैल्यू क्या आया, Q नेट इनसाइड, इसका वैल्यू क्या हो गया, लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये तुम्हारी हो गई इक्वेशन नंबर 1। एक इक्वेशन तुम कहां से लिखते हो, गॉस थ्योरम से लिखते हो। ठीक, स्टेप 3, राइट फ्लक्स यूजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, तो नेट फ्लक्स जो होगा उसका वैल्यू क्या होगा, फ्लक्स थ्रू सरफेस 1 प्लस फ्लक्स थ्रू सरफेस 2 प्लस फ्लक्स थ्रू सरफेस 3। ठीक, तो फ्लक्स थ्रू सरफेस 1 क्या हो जाएगा, E डॉट ds1 प्लस E डॉट ds2 प्लस E डॉट ds3। ठीक, अब E डॉट ds1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, और E डॉट ds3 का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि E is perpendicular to both S1 and S2। E S1 और S2 दोनों के क्या है, परपेंडिकुलर। तो जो नेट फ्लक्स आया हमारा वो किसके बराबर आया, E डॉट ds2। अब इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे सिलेंडर में जो है, सिलेंडर के डिस्टेंस में, डिस्टेंस सेम है हर पॉइंट का, R। सिलेंडर का जो रेडियस है वो कितना है, R। ठीक, तो हर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कैसी होगी, यूनिफॉर्म होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, तो E इंटीग्रेशन ds2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, E इंटू सरफेस एरिया ऑफ फिगर नंबर 2, सरफेस एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर।
सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया का जो एरिया वेक्टर है वो क्या है, S2। तो नेट फ्लक्स का वैल्यू क्या हो गया, E इंटू S2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 पाई R इंटू लंबाई 2 पाई RL। तो ये आ गया फ्लक्स नेट, ये हो गया केस 2 का। ठीक है, आ गया इक्वेशन 2। अच्छा, अब तुम बोले थे शुरू में कि स्टेप 4 क्या करोगे, स्टेप 4 क्या करोगे, इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में तुमने क्या लिखा था, फ्लक्स का वैल्यू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन 2 में वैल्यू क्या लिखा तुमने, E इंटू 2 पाई आर एल। एल से एल क्या हो गया, कैंसल हो गया, तो यहां से E का वैल्यू क्या आया, लैम्डा बाय 2 पाई आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक, इसको अब थोड़े और फेमिलियर फॉर्मेट में लाने के लिए तुम क्या कर सकते हो, ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई कर दो। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 लैम्डा अपॉन 2 टू जा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया, के। तो E का वैल्यू आया 2 इंटू के इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाय आर। यह आया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज एट डिस्टेंस r। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज एट डिस्टेंस r, क्या वैल्यू आया, 2 के लैम्डा बाय r, बराबर। ठीक, ये हो गया अपना सेकंड। अगला डेरिवेशन देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट चार्ज। ठीक, इसमें जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा ये कैसा रहेगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, जो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा इसमें जो सिग्मा रहता है उसका वैल्यू क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, क्योंकि चार्ज को किस पे बिखराया गया है, एरिया पे। तो जो यूनिट आ जाएगी इसकी वो क्या आ जाएगी, कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, ये आ गया आपका सिग्मा, चार्ज पर यूनिट एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, ये हो गया आपका सिग्मा। अब शीट चार्ज बना लेते हैं। ये बना लिया तुमने एक शीट चार्ज। ठीक, शीट चार्ज है। शीट चार्ज कैसा है, अपन ये मानते हैं इनफाइनाइट साइज का है। कैसे साइज का है, इनफाइनाइट साइज का है। हर जगह इसमें क्या बिखरा हुआ है, चार्ज बिखरा हुआ है। अब इसमें तुम क्या अज्यूम करोगे, इसके लिए पहला स्टेप 1, अज्यूम आ गॉसियन सरफेस। तो यहां फिर से जो गॉसियन सरफेस है उसका शेप कैसा होता है, सिलेंड्रिकल होता है। तुम ऐसा इमेजिन करना कि तुम्हारे घर की दीवार में से एक पाइप पार हो रही है। ठीक, तो ये हो गया हमारा गॉसियन सरफेस। ठीक, अब यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है किसके लिए, शीट चार्ज की, वो किस डायरेक्शन में रहती है, परपेंडिकुलर टू द शीट, यानी कि जिस डायरेक्शन में शीट का सरफेस एरिया है उसी डायरेक्शन में क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दोनों डायरेक्शन में जाएंगी, इधर और इधर। इस केस में फिर से अपने पास 3 सरफेसेस है। ये हो गया सरफेस नंबर 1। अब देखो, जो सिलेंडर है उसका जो सर्कुलर साइड है उसका जो सरफेस एरिया है वो किस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो फिर से देखो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, S1 इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, इसका जो सरफेस एरिया वेक्टर होगा S2, ये फिर किस डायरेक्शन में, बाहर के डायरेक्शन में। तो S2 इज ऑल्सो पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। S1 और S2 इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है, पैरेलल। जबकि जो कर्व सरफेस है उसका जो एरिया वेक्टर बनेगा वो बाहर के डायरेक्शन में बनेगा। ये बना एरिया वेक्टर नंबर 3। जबकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में। तो यहां पे एरिया नंबर 3 इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक,
तो जो आपके ये वाले फेस हैं, ये दो फेस हैं जो सर्कुलर शेप के हैं, इनमें से फ्लक्स पास हो रहा है, जो कर्व सरफेस है उससे फ्लक्स पास नहीं हो रहा है। तो फ्लक्स इज ओनली पासिंग थ्रू सर्कल्स, सर्कुलर surfaces, flux through curved surface, flux through curved surface is 0। ठीक, फिर यहां पे अब स्टेप 2, यूज गॉस थ्योरम। फ्लक्स नेट पासिंग थ्रू द गॉसियन सरफेस इक्वल टू क्या होगा, नेट चार्ज इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नेट चार्ज के लिए फिर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला यूज करेंगे। सिग्मा क्या लिखोगे, सिग्मा इक्वल टू क्या था, चार्ज अपॉन एरिया, तो ये इधर गया तो क्यू का वैल्यू क्या आया, सिग्मा इनटू एरिया। एरिया किसका, एरिया किसका, देखो तुम इमेजिन करो जो पाइप पास होगी, जो पाइप पास होगी तुम्हारे दीवार में से, उसका जो एरिया दीवार में कटेगा वो कितना कटेगा, जितना सर्कुलर शेप का है उतना ही एरिया कट कर पाओगे। तो एरिया किसका ले लिए, एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ सर्कुलर फेस। Q इक्वल टू क्या आ गया, सिग्मा इंटू ए। तो यहां नेट फ्लक्स का वैल्यू लिख दिए, नेट फ्लक्स का वैल्यू लिख दिए सिग्मा इंटू ए डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये तुम्हारी हो गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक, इक्वेशन नंबर 1 के बाद अब स्टेप 3, स्टेप 3, राइट फ्लक्स यूजिंग, राइट फ्लक्स यूजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेट फ्लक्स इक्वल टू क्या लिखोगे, फ्लक्स थ्रू सरफेस 1 प्लस फ्लक्स थ्रू सरफेस 2 प्लस फ्लक्स थ्रू सरफेस 3। इसका वैल्यू क्या लिखोगे, E डॉट ds1 प्लस E डॉट ds2 प्लस E डॉट ds3। तो यहां पे तो दोनों जगह एंगल 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन E ds cos 0 प्लस इंटीग्रेशन E ds2 cos 0 प्लस इंटीग्रेशन E ds3 cos 90। cos 90 का वैल्यू क्या हो गया, 0। तो कर्व्ड सरफेस से कोई भी फ्लक्स पास नहीं हो रही है, तो यहां से नेट फ्लक्स का वैल्यू आया E cos 0 1 हो गया, इंटीग्रेशन ds1 प्लस E इंटीग्रेशन ds2। ds1 का वैल्यू क्या हो गया, पहले सर्कल का एरिया, तो E इंटू पाई आर का स्क्वायर रख देते हैं, चलो E इंटू पाई आर का स्क्वायर प्लस E इंटू पाई आर का स्क्वायर। तो क्या हो गया, 2E इंटू पाई आर का स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर को ना एस लिखे रहने देते हैं, एस या फिर एरिया, तो 2E इंटू एरिया, ये आ गया नेट फ्लक्स। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। फिर से स्टेप 4, इक्वेट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो पहला फ्लक्स का क्या फॉर्मूला आया, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दूसरे फ्लक्स का फॉर्मूला क्या आया, 2EA। तो यहां ए से ए क्या हो गया, कैंसल, 2 को नीचे ट्रांसपोज किए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या आया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट चार्ज। ठीक, ये हो गया तुम्हारा लाइन चार्ज के लिए। अच्छा, एक लास्ट और ध्यान से उतर गया था, इसको भी लिख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल शेल, एक शेल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो ये हो गया अपना शेल।
शेल पे चार्ज कितना है, Q। ठीक, शेल है मतलब खोखला है अंदर से, तो इसमें अपन 3 पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। एक होगा इनसाइड R इन, एक होगा कैपिटल R यानी कि सरफेस पे, और एक निकालेंगे कहां, R आउट। तो इस बार कितनी गॉसियन सरफेस अज्यूम करनी पड़ेंगी, 3। तो फर्स्ट केस 1, इनसाइड शेल। इनसाइड शेल अगर तुम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करोगे तो ये ड्रॉ होगी, ये हो गई ड्रॉ, जिसका रेडियस क्या है, R। ठीक, तो इनसाइड शेल ये हो गया केस 1। स्टेप 1, ड्रॉ गॉसियन सरफेस। ड्रॉ गॉसियन सरफेस, ये हो गया स्टेप 1। स्टेप 1 लिखने के बाद क्या लिखोगे, स्टेप 2, यूज गॉस थ्योरम। फ्लक्स इक्वल टू क्या लिखोगे, Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो तुम खुद देखो कि जो चार्ज दिया गया है वो शेल को दिया गया है, तो अंदर चार्ज नहीं है, तो क्या हो गया, 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स का वैल्यू क्या आ गया, 0 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। स्टेप 3, फ्लक्स इक्वल टू क्या लिखोगे, E डॉट डी एस डी फाई। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या लिखोगे, इसका वैल्यू फाई इक्वल टू E इंटू 4 पाई R इन का, 4 पाई R इन का स्क्वायर। ये आ गई इक्वेशन 1 और ये आ गई इक्वेशन 2। दोनों को क्या कर दिए देंगे बराबर, इक्वेशन 1 बराबर इक्वेशन 2। ठीक, तो इक्वेशन 1 में फ्लक्स का वैल्यू कितना है, 0। इक्वेशन 2 में फ्लक्स का वैल्यू क्या है, E इंटू 4 पाई R इनसाइड का स्क्वायर। तो E का वैल्यू यहां से क्या आ गया, 0। यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर इज 0, क्योंकि वहां कोई चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों ही होगी। ठीक, सेकंड केस, इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस R आउट। तो इस बार गॉसियन सरफेस लेंगे, केस 2। ठीक, केस 2, इसमें भी स्टेप 1, ड्रॉ गॉसियन सरफेस आउटसाइड। नंबर 2, यूज गॉस थ्योरम। तो फ्लक्स का वैल्यू क्या लिखोगे, Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो Q इन, इस गोले के अंदर टोटल कितना चार्ज था, Q, अपॉन में क्या लिखे, एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया सेकंड। थर्ड, डी फाई इक्वल टू E डॉट डी एस। तो फाई इक्वल टू E इंटू इंटीग्रेशन ds। ds का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू E इंटू एस। एस का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 पाई R आउट का स्क्वायर। ठीक, तो फ्लक्स का वैल्यू क्या हो गया, E इंटू 4 पाई R आउट का क्या स्क्वायर। ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन 1 और ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन 2। फोर्थ केस, इक्वेशन 1 इक्वल टू क्या लिख दिए, इक्वेशन 2, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू E इंटू 4 पाई R आउट का क्या स्क्वायर। इसको नीचे ट्रांसपोज कर दिए तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R आउट का क्या स्क्वायर। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख दिए, K। तो E इक्वल टू के क्यू अपॉन R आउट का क्या स्क्वायर। तो यहां पे आया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड के क्यू बाय R आउट का स्क्वायर। केस 3 जो है ना, जो सरफेस वाला है, उसको इसी का सब केस मान लेते हैं। केस 3, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सरफेस
जब सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो आर आउट का वैल्यू किसके बराबर कर देंगे, कैपिटल आर के। तो ई का वैल्यू यहां से क्या आ गया, के क्यू बाय कैपिटल आर का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे एक ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का। तो जब तक आप सरफेस पे नहीं पहुंच जाते R इक्वल टू कैपिटल आर, तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती किसके अंदर, शेल के अंदर। उसके बाद अपन अपनी जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करती है, E इक्वल टू के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर। और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो कहां होती है, सरफेस पे होती है, जिसकी वैल्यू आप क्या लिखते हो, के क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, होपफुली यहां तक आपको समझ में आया होगा। 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, ये हो गया आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जितने इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस थे ये हमने लिख लिए भाई ये वीडियो में। ठीक है, गॉस थ्योरम भी कंप्लीट कर लिया और डाइपोल के जितने केस थे सारे के सारे कवर कर लिए। ठीक, 2 मिनट का ब्रेक, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं भाई। अब अगला किसका, अगला हेडिंग रहेगा अपना कैपेसिटर। ठीक, तो कैपेसिटेंस में जो सबसे पहला टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए जो कैपेसिटेंस है इसको सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं। कैपेसिटेंस क्या होता है, अबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर टू स्टोर चार्ज एट अ स्पेसिफिक पोटेंशियल। एक स्पेसिफिक पोटेंशियल पे किसी कंडक्टर की चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी को अपन लोग क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस। ठीक, तो जो चार्ज रहता है वो प्रोपोर्शनल रहेगा किसके, वोल्टेज के। तो यहाँ पे Q का वैल्यू क्या लिखते हैं, C इंटू वी, और C का वैल्यू आप क्या लिख के देते हो, चार्ज स्टोर्ड पर यूनिट पोटेंशियल। ठीक, तो ये हो गया C फॉर कैपेसिटेंस। ये क्या हो गया, चार्ज ऑन द कंडक्टर, चार्ज ऑन कंडक्टर, और ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स। ठीक, तो यहां पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को अपन कितना चार्ज दे देंगे, 2 आपके पास पैरेलल प्लेट्स है, जिसको आप एक को अगर पॉजिटिव चार्ज देते हो तो दूसरे पे क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज। दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एक प्लेट के कारण E1 पॉजिटिव प्लेट के कारण पुशिंग फील्ड रहेगा, और जो नेगेटिव प्लेट है उसके कारण एक पुलिंग फील्ड रहेगा। इसका वैल्यू क्या होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इज इक्वल टू क्या लिखोगे, E1 प्लस E2, क्या आया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये टोटल कितना हो गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये याद रखना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स का जो वैल्यू है वो क्या है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब यहां से पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, V इक्वल टू E इंटू डी। क्योंकि यहां पे जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। ठीक, और जो D है, D क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेट्स। ठीक, और A क्या है, एरिया ऑफ द प्लेट्स, A फॉर एरिया ऑफ प्लेट्स। ठीक, अब इसको यूज करते हैं। तो V इक्वल टू E का वैल्यू क्या आ गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी।
V का वैल्यू हो गया, सिग्मा का वैल्यू क्या, Q अपॉन एरिया इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, ये हो गया। तो क्यू डी अपॉन ए इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये क्या आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, ठीक। कैरिंग चार्ज क्यू, क्यू चार्ज है प्लेट्स पे, तो उन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू क्या है, V इक्वल टू क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, ठीक। ये कैसा शेप बन गया है। अब यहां से कैपेसिटेंस निकालेंगे, कैपेसिटेंस C इक्वल टू क्या लिखे थे, Q बाय V, Q का वैल्यू Q, V का वैल्यू क्या हो गया, क्यू डी अपॉन A इंटू एप्सिलॉन नॉट, Q से Q कैंसल हो गया, तो क्या आया, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D, ये वैल्यू आया कैपेसिटेंस का, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D, ठीक। C का वैल्यू एप्सिलॉन नॉट A बाय D, ये आपको प्रूफ करके देना होता है, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक। अगला, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर पार्शियली filled with डाइलेक्ट्रिक, ठीक। कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर पार्शियली फिल्ड विथ डाइलेक्ट्रिक, इसको सीखने के लिए पहले आपको सीखना पड़ेगा सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये भी आता है क्वेश्चन, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, ठीक। सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर्स लाइन से जुड़े हुए होते हैं, C1 C2 C3, बैटरी लगाए, इसकी प्रॉपर्टी क्या रहेगी सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, चार्ज ऑन ऑल कैपेसिटर्स इज सेम, चार्ज ऑन ऑल कैपेसिटर्स इज सेम, तो यहां भी Q, यहां भी Q और यहां भी क्या, Q, ठीक। बैटरी का वोल्टेज कितना है, V, तीनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस रहता है वो अलग अलग रहता है, V1 V2 और V3, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ all capacitors is different, तो V net का वैल्यू V1 प्लस V2 प्लस V3, अभी तुम कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालने समय Q, C और V में रिलेशन देखे तो Q इक्वल टू क्या लिखना सीखे थे, CV, तो यहां Q का वैल्यू क्या आया, C1 इंटू V1, Q का वैल्यू दूसरे बार क्या आया, C2 इंटू V2, और Q का वैल्यू तीसरे बार क्या आया, C3 इंटू V3, तो V1 का वैल्यू क्या लिख सकते हो, Q बाय C1, V2 का वैल्यू क्या लिख सकते हो, Q बाय C2, V3 का वैल्यू क्या लिख सकते हो, Q बाय C3, V नेट का वैल्यू क्या लिखोगे, Q अपॉन C नेट, ठीक। नेट चार्ज याद रखेंगे सारे कैपेसिटर्स पे क्या रहता है, सेम, ये कॉमन होके क्या हो जाएगा, कैंसल, तो 1 अपॉन सी नेट का जो वैल्यू आएगा ये आएगा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, ये आ गया नेट कैपेसिटेंस ऑफ अ सीरीज, नेट कैपेसिटेंस फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, ठीक। ये हो गया केस 1। दूसरा केस 1 ये है, सीरीज क्या फॉर्मूला सीखे, 1 अपॉन सी नेट इक्वल टू 1 अपॉन C1, 1 अपॉन C2 और 1 अपॉन C3,
ठीक, पैरेलल कॉम्बिनेशन भी बता देते हैं। इस केस में पार्शियली फील्ड डाइलेक्ट्रिक में अपन सीरीज कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स कैसे दिखते हैं, इस तरीके से दिखते हैं। तो इसमें इसकी प्रॉपर्टीज रहेंगी, पोटेंशियल डिफरेंस of all capacitors is same while charge is distributed among all capacitors। ठीक, यहां से मान लो Q चार्ज निकला, तो Q चार्ज निकलेगा तो Q1 मान लो C1 पे गया, Q2 किस पे गया, C2 पे गया, और Q3 किस पे गया, C3 पे गया। ठीक, तो नेट चार्ज इक्वल टू क्या लिखोगे, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ठीक, नेट Q का वैल्यू, Q नेट का वैल्यू क्या आएगा, C नेट इंटू V, और पोटेंशियल डिफरेंस तीनों का क्या है, सेम। तो इसके लिए क्या लिखोगे, C1 इंटू वी प्लस C2 इंटू वी प्लस C3 इंटू वी। V कॉमन होके कैंसल आउट हो जाएगा, तो C नेट इंटू वी इक्वल टू क्या आया, V इंटू C1 प्लस C2 प्लस C3। V से V कैंसल आउट हो गया, तो यहां C नेट का वैल्यू तुमको मिला C1 प्लस C2 प्लस C3। ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। इसमें याद रखना पोटेंशियल डिफरेंस सारे कैपेसिटर्स के लिए क्या है, सेम, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल कैपेसिटर्स। लास्ट केस, अब इसी का यूज करेंगे हम लोग किसको सॉल्व करने के लिए, कैपेसिटेंस ऑफ अ पार्शियली फिल्ड, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर पार्शियली फिल्ड विथ डाइलेक्ट्रिक। ठीक, तो आपके पास अब अगला एक केस, एक कैपेसिटर है जिसमें पार्शियली क्या भरा हुआ है, एक डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है। पार्शियली एक डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, आधे में भरा हुआ है। टोटल जो आपका कैपेसिटर है उसकी प्लेट्स के बीच डिस्टेंस क्या है, d, और थिकनेस क्या है, t। तो ये जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है इसका वैल्यू क्या होगा, d माइनस टी। क्या होगा, d माइनस टी। ठीक, एरिया ऑफ द प्लेट क्या हो गया, a। एरिया ऑफ प्लेट हो गया a, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स d, जो डाइलेक्ट्रिक है उसकी थिकनेस t, और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k। ठीक, अच्छा, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को और क्या बोलते हैं याद रखना, रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक, ये जो k है इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, एप्सिलॉन r, जिसका वैल्यू क्या होता है, एप्सिलॉन मीडियम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, ये आप याद रख के चलेंगे। k को ही क्या लिखते हैं, एप्सिलॉन r या फिर एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये क्या है, अपन कैलकुलेट करेंगे, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर of plate area A, distance between plates D, distance between plates D, and thickness of dielectric T। ठीक, तो यहां पे अपन लोग इसको ना दो अलग अलग कैपेसिटर्स में ब्रेक डाउन कर लेंगे। ठीक, एक हमारा जो कैपेसिटर है उसके अंदर क्या हुआ है, भरा हुआ है डाइलेक्ट्रिक, जिसकी थिकनेस कितनी थी, T, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, K। दूसरे में क्या है, एयर, तो इसके लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, 1, और इसकी जो थिकनेस है वो क्या है, D माइनस टी। और एरिया ऑफ बोथ द प्लेट्स क्या है, एरिया ऑफ बोथ प्लेट्स
इज ए। ठीक, तो पहला जो कैपेसिटर है C1 और दूसरा जो कैपेसिटर है C2, ये दोनों किस में है? सीरीज में। तो C1 का वैल्यू जो आएगा वो क्या आएगा? एप्सिलॉन, इसमें मीडियम है, एप्सिलॉन मीडियम A बाय इसका थिकनेस कितना है? T। और एप्सिलॉन मीडियम का वैल्यू देखो, अभी तुमने लिखा क्या? K इक्वल टू एप्सिलॉन मीडियम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये इधर गया। तो एप्सिलॉन मीडियम का वैल्यू क्या आता है? K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, इसको उठा के यहां रख देते हैं। तो C1 का वैल्यू क्या आया? K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A बाय T। जबकि C2 का वैल्यू क्या आएगा? एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि यहां एयर है, एरिया का वैल्यू A अपॉन थिकनेस क्या है? D माइनस टी। एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस टी। ये हो गया C1 और ये हो गया C2। अब आपके पास दो कैपेसिटर्स हैं जो कि सीरीज में कंबाइंड है, तो यहां सी नेट का वैल्यू कैसे निकालोगे? 1 अपॉन सी नेट इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। ठीक, अच्छा ये C1 का वैल्यू ये वाला लेके चलेंगे ना, K एप्सिलॉन नॉट A बाय T। तो 1 अपॉन सी नेट इक्वल टू क्या लिखे? 1 अपॉन C1 का वैल्यू K एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय T प्लस 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T। तो ये मैथ्स का कौन सा फॉर्मेट हो गया? A बाय B बाय C, C ट्रांसपोज हो जाएगा ऊपर। तो यहां 1 अपॉन सी नेट का वैल्यू क्या आया? T अपॉन K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A प्लस D माइनस T अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। ठीक, 1 अपॉन सी नेट का वैल्यू आया, दोनों को एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा? K एप्सिलॉन नॉट A, K ये साइड चले जाएगा, T प्लस K टाइम्स D माइनस T, ये वैल्यू आ गया। तो 1 अपॉन सी नेट, इसको क्या लिख सकते हैं? T प्लस KD माइनस KT बाय K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A। ठीक, तो 1 अपॉन सी नेट, इसको एक साथ करके लिख लेते हैं, KD माइनस KT प्लस T बाय K एप्सिलॉन नॉट A। इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं, जैसे ही रेसिप्रोकल कर लोगे तुमको आंसर मिल जाएगा। सी नेट का वैल्यू क्या आया? K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन KD माइनस KT प्लस T। ये फिर से A बाय B बाय C फॉर्मेट में ले जाते हैं इसको। अगर A इंटू C बाय B ये हो, C ऊपर आता था तो इसको वापस नीचे भेजा जा सकता है, इसको वापस नीचे भेज देते हैं K को। यहाँ C नेट का वैल्यू क्या आएगा? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन KD बाय K माइनस KT बाय K प्लस T बाय K। ठीक, तो K से K क्या हो गया? कैंसिल। K से K क्या हो गया? कैंसिल। तो यहाँ नेट C का वैल्यू क्या आया? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T बाय K। इसमें कॉमन कर लेते हैं T को, तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T कॉमन कर लिए, 1 माइनस 1 अपॉन K। यह आ गया आपका सी नेट का फॉर्मूला। कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर partially filled with dielectric। ठीक, आगे बात करते हैं हम। एक डेरिवेशन और बच गया जो कैपेसिटर से पूछा जाता है, ये बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। एनर्जी लॉस व्हेन टू कैपेसिटर्स C1 C2 which are charged to potential V1 V2 are connected to each other।
ठीक, आपके पास दो कैपेसिटर हैं, C1 इसको कनेक्ट किया गया है V1 बैटरी से, दूसरा कैपेसिटर है C2 इसको कनेक्ट किया गया है V2 बैटरी से। ठीक, तो इस पे जो चार्ज आ जाएगा Q1 उसका वैल्यू क्या आएगा C1 V1, इस पे जो चार्ज आएगा इसका वैल्यू क्या आएगा C2 V2। अब इन दोनों को फाइनली when connected to each other, जैसे ही दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया गया तो ये हो गया C1 और ये हो गया C2। इस पे चार्ज क्या है Q1 और इसमें चार्ज क्या है Q2, तो नेट चार्ज का वैल्यू क्या हो जाएगा Q1 प्लस Q2। चार्ज कंजर्वेशन यहां क्या लगा रहे हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक, अब नेट चार्ज ये हो गया, जैसे ही इन दोनों को कंबाइन कर दिया गया दे विल अटेन कॉमन पोटेंशियल व्हेन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड, they will attain a common potential। ठीक, तो ये C1 का भी कॉमन पोटेंशियल क्या हो गया V, और C2 का भी कॉमन पोटेंशियल क्या हो गया V। ठीक, तो फाइनल जो नेट चार्ज आएगा इसका वैल्यू क्या आएगा Q1 डैश प्लस Q2 डैश। Q1 डैश का वैल्यू क्या C1V प्लस Q2 डैश का वैल्यू C2V। ठीक, तो Q नेट इनिशियल इक्वल टू क्या लिखेंगे Q नेट फाइनल, तो क्या लिखे Q1 प्लस Q2 इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश। Q1 का वैल्यू क्या था C1V1, Q2 का वैल्यू क्या था C2V2 इक्वल टू Q1 डैश का वैल्यू क्या आया C1V, Q2 डैश का वैल्यू क्या आया C2V। V को कॉमन कर लिए तो बचा C1 प्लस C2 इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2। C1 प्लस C2 नीचे चले गया तो यहां से कॉमन वोल्टेज जो आया वो आया C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये आ गया कॉमन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ बोथ कैपेसिटर्स। ठीक, अब इसमें अपन कैलकुलेट करेंगे एनर्जी लॉस इफ बोथ capacitors are combined after charging। अच्छा, एनर्जी लॉस कैसे निकालोगे, पहले लिखोगे एनर्जी इनिशियल इक्वल टू हाफ C1V1 का स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 का स्क्वायर, और फाइनल एनर्जी क्या लिखोगे हाफ दोनों का पोटेंशियल हाफ CV का C1V का स्क्वायर प्लस हाफ C2V का स्क्वायर। ठीक, और दोनों को क्या कर दोगे सब्सट्रैक्ट, एनर्जी लॉस इक्वल टू फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। फाइनल एनर्जी क्या हो गया हाफ C1 प्लस C2 इंटू V का स्क्वायर माइनस हाफ C1V1 स्क्वायर माइनस हाफ C2V2 स्क्वायर, हाफ C1 प्लस C2 V का स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 का क्या लिखे V का स्क्वायर माइनस हाफ C1V1 स्क्वायर माइनस हाफ C2V2 स्क्वायर। ठीक, तो हो गया हाफ C1 प्लस C2 इंटू C1V1 प्लस C2V2
का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर माइनस हाफ C1 V1 स्क्वायर माइनस हाफ C2 V2 का स्क्वायर। C1 प्लस C2 से C1 प्लस C2 क्या हो गया, कैंसल। तो क्या बचा, हाफ C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 ऊपर स्क्वायर है माइनस हाफ C1 V1 स्क्वायर माइनस हाफ C2 V2 स्क्वायर। ठीक, पूरे में से हाफ को कॉमन कर देते हैं तो क्या बचा, इसको ओपन कर देते हैं, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 V1 V2। ठीक, और ये एलसीएम दे देते हैं इधर, पूरे में नीचे बन जाएगा C1 प्लस C2 माइनस C1 V1 स्क्वायर इंटू C1 प्लस C2 माइनस C2 V2 स्क्वायर इंटू C1 प्लस C2 हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 V1 V2 माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर दो, C1 स्क्वायर, अच्छा ये भी स्क्वायर, V1 स्क्वायर माइनस C1 C2 इंटू V1 स्क्वायर माइनस C1 C2 V2 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर से C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर कैंसिल हो गया, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर से C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर कैंसिल हो गया। यहां पे जो टर्म्स बच गए वो हैं हाफ 2C1 C2 V1 V2 माइनस C1 C2 माइनस, अच्छा ये V1 का स्क्वायर माइनस C1 C2 V2 का स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। तो हाफ C1 C2 को पूरे में से कॉमन कर लिए, C1 C2 को दोनों में से कॉमन कर लिए तो क्या बचा, 2V1 V2 माइनस V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। ठीक, तो हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, माइनस साइन कॉमन कर देते हैं यहां बाहर, तो माइनस साइन कॉमन होके बाहर आ गया, अंदर बचा V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2। तो ये हो गया V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो यहां एनर्जी लॉस का वैल्यू आया -1/2 C1 C2 बाय C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप याद करके रखें, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत काम आता है। ठीक है, एनर्जी लॉस व्हेन टू कैपेसिटर्स C1, C2 at voltage V1, V2 are connected। ठीक है, ठीक, इस वीडियो को ना यहीं तक रखते हैं। इसमें अपन लोग दो टॉपिक पूरे कवर कर लिए। पहला टॉपिक था हमारा क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और दूसरा टॉपिक था हमारा क्या, कैपेसिटर्स। इसके जितने इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस थे हमने यहाँ पे लिख लिए। ठीक है, यहां तक देखने के लिए धन्यवाद। इसके आगे की वीडियो में रहेगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, वो छोटा वीडियो रख लेंगे। उसकी अगली वीडियो में रहेगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट। तो 4 चैप्टर अगले में रहेंगे। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट में ऑप्टिक्स। ठीक है, होपफुली समझ में आया होगा। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।